हर कहानी की एक शुरुआत होती है। बीटीएस की कहानी ब्राइट लाइट्स में शुरू नहीं होती, बल्कि एक छोटी स्ट्रगलिंग एजेंसी की हम्बल दीवारों के अंदर शुरू होती है। बिग हिट बिल्डिंग की शुरुआती फोटो। बैंग सी-ह्युक, विजनरी प्रोड्यूसर, बिग हिट उस पावर हाउस से बहुत दूर था जो वो आज है। 2010 हिटमैन बैंग का एक विजन था। उन्होंने एक नए तरह के आइडल ग्रुप का सपना देखा, एक ऐसा ग्रुप जो अलग होगा, ऑथेंटिसिटी और रॉ हिप हॉप एनर्जी से भरा हुआ। वे अपने लिरिक्स खुद लिखेंगे, वे अपनी ट्रूथ बोलेंगे। ये एक बोल्ड आइडिया था, एक ऐसे इंडस्ट्री में जहां पॉलिश का ऑब्सेशन था। अपनी जनरेशन के लिए कहानियां बताने वाला ग्रुप बनाने के लिए म्यूजिक को लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करते हुए, एक टिपिकल के पॉप आइडल ग्रुप नहीं, जिसे एक हिप हॉप क्रू की तरह सोचा गया था। रैपर्स जो लिरिकल स्किल से स्टेज को कमांड कर सकें, रॉ टैलेंट पर फोकस और म्यूजिक के लिए जेन्युइन पैशन, सिर्फ सिंक्रोनाइज्ड डांस मूव्स और कैमरा रेडी स्माइल्स नहीं, ऑडियंसेस के साथ हॉनेस्ट कनेक्शन। उन्होंने म्यूजिकलिटी और कंपेलिंग पर्सनल स्टोरीज ढूंढी। म्यूजिक रियल लाइफ का रिफ्लेक्शन, स्ट्रगल्स, ट्रायम्फ्स। उन्होंने अंडरग्राउंड रैप सीन का रुख किया, डिमली लिट क्लब्स, ऑनलाइन फोरम्स, ऐसी आवाजें जो अनअपॉलोजेटिक और रियल थीं, रैपर्स समाज पर बात करते हुए। उनके सपने और यंग पीपल के रूप में उन्हें जिस प्रेशर का सामना करना पड़ा, ये कुछ अलग की शुरुआत थी। इस हिप हॉप प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले पहले मेंबर अंडरग्राउंड रैप सीन के एक टीनेज प्रोडिजी थे। उनका नाम किम नाम जून था, जिन्हें तब रंच रैंडा के नाम से जाना जाता था। बैंग सी-ह्युक उनकी लिरिकल प्रोवेस से इतने इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने उनके इर्द गिर्द ग्रुप बनाने का फैसला किया। नाम जून, बाद में RM, इस ग्रुप के एंकर थे। उनका सपना था कि उनकी आवाज और मैसेज लोगों तक पहुंचे। उनके पास इंटेलिजेंस, करिश्मा और हिप हॉप कल्चर के लिए प्यार था। RM के साथ तलाश जारी रही। मिन यूनगी, डेगू के एक स्किल्ड प्रोड्यूसर और फियर्स रैपर, अगले शामिल हुए। फिर जुंग हो स्योक, एक सेलिब्रेटेड स्ट्रीट डांसर, बाद में जे होप बने। वो इलेक्ट्रीफाइंग डांस एनर्जी लाए। हर शुरुआती मेंबर ने एक अलग फ्लेवर जोड़ा। उनकी आइडेंटिटी बदलने लगी, प्योर हिप हॉप से एक डायनामिक आइडल ग्रुप में। इससे वोकल लाइन के लिए रिक्रूटिंग हुई। किम स्योक जिन, एक एक्टिंग स्टूडेंट, स्काउटिंग के बाद शामिल हुए एक्टिंग का सपना देखते हुए। उनको पहले से सिंगिंग या डांसिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पार्क जिमिन, बुसान के एक टॉप कंटेम्पररी डांसर, शामिल हुए। किम टे ह्युंग वी, एक फार्मिंग फैमिली से थे, ऑडिशन के बाद शामिल हुए। उनका सपना म्यूजिक के अपने पैशन को फॉलो करना था। आखिर में सबसे छोटे जॉन जुंगकुक ने इस पजल को पूरा किया। वो शाय थे लेकिन इनक्रेडिबली टैलेंटेड थे। उन्होंने बिग हिट को चुना क्योंकि वो RM की रैपिंग से इम्प्रेस थे। उनका सपना अपनी आवाज से लोगों के दिलों को छूना था, और इस तरह 7 लोग एक साथ आए। अलग अलग शहरों से 7 अजनबी, अलग अलग बैकग्राउंड्स के 7 लोग, अलग अलग सपनों के साथ 7 लोग। अंडरग्राउंड रैपर्स, क्लासिकली ट्रेन्ड डांसर्स, एस्पायरिंग एक्टर्स और वोकलिस्ट का एक मिक्स। सभी एक छोटी होपफुल कंपनी के तहत। उनकी एक साथ यात्रा शुरू होने वाली थी। 7 अजनबी, एक शेयर्ड सपना। डेब्यू का रास्ता आसान नहीं था। यह धीरज का एक ग्रूलिंग टेस्ट था, जिसमें बहुत अनसर्टेनिटी और प्रेशर था। वे एक छोटे क्रैम्प्ड डॉर्म में रहते थे, उस ग्लैमरस लाइफ से बहुत दूर जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। वे दिन में 12 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, रैपिंग, सिंगिंग, डांसिंग। कंपनी के लिमिटेड रिसोर्सेज से सब कुछ और मुश्किल हो गया था। वे अक्सर चिंता करते थे कि क्या उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त पैसे होंगे। ये लगातार अनसर्टेनिटी एक भारी बर्डन था। ग्रुप का लाइनअप हमेशा स्टेबल नहीं था। ट्रेनीज आते जाते रहे। फाइनल 7 ओरिजिनल लाइनअप नहीं थे। इस कांस्टेंट फ्लक्स से एंजाइटी बढ़ती थी। उन्होंने दोस्तों को जाते देखा, ये सोचते हुए कि क्या अगली बारी उनकी होगी। इस डर ने उन्हें और मेहनत करने पर मजबूर किया, पर इसने उन्हें इमोशनल टोल भी दिया। उन्हें लगातार अपनी वर्थ साबित करनी पड़ती थी। जिनका कोई परफॉर्मेंस बैकग्राउंड नहीं था, और उन्होंने बराबरी करने के लिए टायरलेस काम किया। वी को घर से दूर अकेलेपन का सामना करना पड़ा। जिमिन को घर से दूर अकेलेपन का सामना करना पड़ा। उन्हें बाहर की दुनिया से स्केप्टिसिज्म और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। अंडरग्राउंड क्रिटिक्स ने उन पर सेलिंग आउट का आरोप लगाया। मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या किया जाए। वे 2 दुनियाओं के बीच फंसे हुए थे। क्रिटिसिज्म सुनना मुश्किल था, जबकि वे अपनी पूरी जान संगीत में लगा रहे थे। ऑथेंटिसिटी ने उन्हें डाउट का टारगेट बना दिया। डेब्यू का सपना कभी कभी इम्पॉसिबली दूर लगता था।
ऐसे पल भी आए जब सदस्यों ने हार मानने का सोचा। जे होप कुछ समय के लिए चले गए थे, लेकिन जुंगकुक ने उन्हें वापस आने के लिए मना लिया। मुश्किलों के इस दौर में ही बीटीएस की असली ताकत का जन्म हुआ। उनकी टीम वर्क कंपनी ने नहीं बनाया था, ये उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म था। वे हर चीज के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना सीख गए थे। जब एक मेंबर को कोरियोग्राफी में दिक्कत होती तो दूसरा देर तक रुककर उनकी प्रैक्टिस में मदद करता। जब कोई घर की याद में उदास होता तो बाकी उसे सहारा देते। आरएम ने रैपर्स और वोकलिस्ट के बीच के गैप को कम किया और यह पक्का किया कि सबकी बात सुनी जाए। यह आपसी इज्जत ही उनकी भाईचारे की बुनियाद बन गई। उनका पक्का इरादा अटूट था। उन्होंने अपनी चिंताओं और मुश्किलों को अपनी कला में बदल दिया। उन्होंने स्कूल के दबावों के बारे में लिखा, भविष्य की अनिश्चितता और सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष के बारे में लिखा। यह उनके लिए एक तरीका था अपनी बात कहने का और बगावत करने का। उनके डेब्यू से पहले के व्लॉग्स में उनकी कच्ची अनफिल्टर्ड जर्नी दिखी। फैंस उनकी कमजोरियों से जुड़ गए। उन्होंने भरोसे और साझा अनुभव पर एक फैन बेस बनाया। उनकी कड़ी मेहनत दिखती थी। उनका जुनून साफ था। उनकी ईमानदारी को कोई नकार नहीं सकता था। इस शुरुआती दौर ने उनके संगीत और संदेश को आकार दिया, जिसने उन्हें पहचान दी। उनका डेब्यू टू कूल फॉर स्कूल उनके डेब्यू से पहले के संघर्षों को दिखाता था। नो मोर ड्रीम जैसे गानों ने युवाओं पर पड़ने वाले सामाजिक दबावों पर सवाल उठाए। वे अपनी भाषा में बोल रहे थे, अपनी कहानी बता रहे थे। प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी के प्रति इस प्रतिबद्धता ने उन्हें अलग बना दिया। वे सिर्फ गाने नहीं गा रहे थे, वे अपनी डायरी शेयर कर रहे थे। उनकी ईमानदारी उनकी सुपर पावर बन गई, जिससे एक ऐसा रिश्ता बना जो भाषा से परे था। आखिर में 7 अजनबी बीटीएस बन गए। यह दृढ़ता का एक सबक था। यह सिर्फ किस्मत नहीं थी, यह एक बड़ा विजन था, व्यक्तिगत प्रतिभा और असाधारण कड़ी मेहनत। उनकी मुश्किल शुरुआत उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वे एक पूरे के साथ हिस्से थे जो एक सपने से बंधे थे, अपने संगीत से दुनिया बदलने के लिए।